हम लोग इन सब मुद्दे को देखकर सीधे सीधे इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं हम लोग कर भी क्या सकते हैं। इलेक्शन के दौरान बहुत सारे मुद्दे उभर के आते हैं, नेताओं के मुंह से या आम जनता के मुंह से बहुत सारे मुद्दे हम लोगों को सुनने को मिल जाते हैं। लेकिन बेरोज़गारी एक ऐसा मुद्दा है जो कि बहुत कम चर्चा में रहता है। नेताओं के अगर ज़बान में बेरोज़गारी शब्द आ गया, नौकरी शब्द आ भी गया, तो लगता है उनके ज़बान पे ही रह जाएगा, धरातल पे देखने को हमको नहीं मिलेगा। अभी हाल ही में इलेक्शन है बिहार में, वहाँ एक पार्टी के एक नेता के द्वारा कहा गया है कि हम लोगों का अगर सरकार बनता है तो हम लोग जो है एक ऐसा कानून बनाएंगे जिसमें हर परिवार के सदस्य को एक नौकरी मिलेगा। अब ये आप भी जान रहे हैं कि कितना मुश्किल है, परिवार किसको आप मानिएगा ये डिफाइन करना। ये बहुत सारी इसमें पेचीदगी है। जो सामान्य एग्जाम चल रहा है वही टाइम पे हो जाए, यही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। जो वैकेंसी है वही क्लियर हो जाए, वही हम लोगों के लिए बड़ी बात है। लेकिन लगता है नेताओं का काम ही है जनताओं को उम्मीदों पे उम्मीदें देना, और जनता उन उम्मीदों पे आ भी जाती है और जो मेन मुद्दा है उससे भटक भी जाती है। तो कम से कम इसी इलेक्शन के बहाने हम लोग जो है ये बात कर लेते हैं इन सब बारे में, बेरोजगारी के बारे में। ये न्यूज़पेपर में भी आते हैं, टेलीविज़न में भी आते हैं, बहुत जगह आते हैं। और ये कितना गंभीर मुद्दा है। आप देख रहे हैं मात्र एक साल में जो निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं वे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब 12,000 संख्या एक साल में कोई कम नहीं होता है। आत्महत्या करना मतलब इन लोगों को काम करना इतना टॉर्चर लग रहा है कि अपना जीवन ये समाप्त कर दे रहे हैं। और बेरोजगारों के तो बात ही क्या करना है, उनका जीवन इतना कठिन हो गया है कि वो लग रहे हैं कि उनको लगा कि ये जीवन समाप्त कर देना ही बेहतर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, लेकिन फिर भी परिस्थिति ऐसा उन लोगों के साथ आ रहा है, या सरकार इस पे बात नहीं कर रही है, या हम लोग जो है इस परिस्थिति को समझ नहीं रहे हैं, या इसकी गंभीरता को हम लोग अच्छे से ले नहीं रहे हैं। इसीलिए ये सब हम लोगों के समाज में देखने को मिल रहा है। नहीं तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए था और इलेक्शन कम से कम इन्हीं मुद्दों पे होना चाहिए था। आज हम लोग कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है, लेकिन ये पॉजिटिव एनर्जी वाले युवा अगर सही जगह नहीं लगाए जाएंगे तो गलत जगह इनका क्या होगा, इस्तेमाल होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आईटी कंपनी में भी लोग छटनी कर रहे हैं। यहाँ पे आप इसी आर्टिकल में अगर धैर्यपूर्वक देख पाइएगा तो बहुत सारे विद्यार्थियों में या लोगों में तो अब धैर्य ही नहीं बचा है। वो लंबे वीडियो देखना ही नहीं चाहते हैं, सारा चीज़ को 1 से 2 मिनट में ही समझने का प्रयास करते हैं, और हर चीज़ 1 से 2 मिनट में समझाया नहीं जा सकता है। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस आर्टिकल को समझने का प्रयास कीजिएगा जो दैनिक भास्कर में आज छपा है, डेरेक ओब्रायन जो बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि निजी कंपनियां में भी छटनी हो रही है। सरकार तो जॉब दे ही नहीं रही है, यहां तक कि निजी कंपनियां में भी क्या हो रही है, छटनी हो रही है। 2024 में यहां पे डाटा दिया गया है, लगभग 64,000 लोगों को निकाल दिया गया है। मतलब जो जॉब कर रहे थे निजी क्षेत्र में उनको भी निकाला जा रहा है, उनको छटनी किया जा रहा है। सरकार जो है इलेक्शन अगर लेना चाहती है तो महीनों में सारा इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है और तुरंत जो है उसका रिजल्ट हम लोगों के सामने आ जाता है। लेकिन एक एग्ज़ाम जो है यहाँ पे सालों साल खिंच जाता है। अभी झारखंड के बारे में आप देख रहे होंगे, टेक्निकल एग्ज़ाम जो 9 अक्टूबर से था उसको एक दिन पहले रद्द किया गया और वो पिछले 10 साल से चल रहा है। मतलब अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। सीजीएल का मुद्दा हमेशा कोर्ट में चला जाता है, जबकि ऐसे देखिए हर एग्ज़ाम जो है वो कोर्ट में मुद्दा चला जाता है, यह बहुत लंबा समय खिंच जाता है। तो जो एग्ज़ाम चल रहे हैं कंटिन्यूअस जो हैं जिसमें वैकेंसी है वही सही तरीके से नहीं चल रहा है। नेता आते हैं, नए नए वादे देते हैं और हम लोग जो है उन्हीं वादों में क्या हो जाते हैं, मतलब लगता है कि ये वादे पूरे ही हो जाएंगे, लेकिन हर कोई को पता होता है कि सरकार अपनी कितने वादे पूरी करती है। तो चलिए इस आर्टिकल के माध्यम से ही कम से कम इसी बहाने से यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो से रिलेट कर पाइएगा, और बेरोजगार नहीं है तो आप बेरोजगारी की स्थिति को थोड़ा सा समझ पाइएगा कि वो किन परिस्थितियों से होके गुजर रहे हैं या उनके साथ क्या परिस्थिति है। तो यहाँ पे बताया गया वर्क फोर्स में लाखों युवा पर काम में नहीं। मतलब हम लोगों के देश में बहुत सारे युवा हैं लेकिन उनको कोई काम ही नहीं मिल रहा है। शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी आज का सबसे बड़ा संकट है और इस संकट पे हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, जातिगत समीकरण, पलायन, शिक्षा, जी हाँ, बिहार अपनी बात कहने से कुछ ही हफ्ते दूर है। वो इलेक्शन के माध्यम से बताएगी बिहार की जनता। और भी इलेक्शन होते हैं और ये बेरोजगारी या भ्रष्टाचार या जातिगत समीकरण या पलायन किसी एक राज्य का मुद्दा नहीं है, ये लगभग देश के सभी राज्यों का मुद्दा है। थोड़ा बहुत अगर छोड़ दिया जाए, पलायन वगैरह मुद्दा को छोड़ दिया जाए तो लगभग देश के सभी राज्यों का ये सब मुद्दा है। तो बिहार में इलेक्शन है, इलेक्शन में यहाँ पे जनता तय करेगी कि उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, भ्रष्टाचार है, जातिगत समीकरण है, पलायन है या शिक्षा है। तो इस तरह से यहाँ पे आगे बताया जा रहा है। विशेषज्ञ, पर्यवेक्षक और अंधेरे में तीर चलाने वाले चुनाव विश्लेषक रणनीति और रुख का विश्लेषण कर रहे हैं। अब देखिएगा इलेक्शन के दौरान
अभी उपचुनाव भी है झारखंड में, वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं जो है यहाँ किसका हवा चल रहा है, किसका बयार चल रहा है। पान गुंटी में बैठने वाला एक छोटा सा अदना सा चाय बेचने वाला, हम किसी को छोटा नहीं कह रहे हैं, कहने का मतलब है जो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च भी नहीं करता वो लोग भी विश्लेषक बन जाते हैं। और कोई ये बुरी बात भी नहीं है, सबका अपना अपना समझ होता है, सब अपने क्षेत्र में देखते हुए, अपना जो भी आसपास है उसको देखते हुए अपना जो विश्लेषण है वो करते हैं, कोई गलत बात इसमें नहीं है। तो हर कोई यहाँ पे विश्लेषक बन जाता है और बताता है कि इस बार क्या होने वाला है। अगले कुछ हफ्तों में आपके पड़ोसी स्नातक के दूसरे वर्ष में पढ़ रही आपकी भतीजी और आपके चाचा चुनाव विशेषज्ञ बन जाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं हर छोटा से बड़ा व्यक्ति ये बताने का प्रयास करता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, लेकिन इस सब में एक शब्द के बारे में होने वाली जरूरी बातचीत खो सी गई है, वह शब्द है बेरोजगारी। हम लोगों को सबसे बड़ा हम लोगों का मुद्दा क्या था? बेरोजगारी, शिक्षा, जो भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दा था। लेकिन अगर आप देखिएगा सारा चीज़ में, तो सारा चीज़ बस यही में इसी मुद्दे पे छिप जाता है या इसी मुद्दे पे रह जाता है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी। सरकार किसी की बने, मुद्दा तो यही होना चाहिए कि इस बार अगर कोई भी सरकार आए तो बेरोजगारी कम होगा कि नहीं, शिक्षा का स्तर जो है वो बढ़ेगा कि नहीं, क्वालिटी जो है वो बढ़ेगा कि नहीं, पर्यावरण जो अभी दूषित हो रहा है वो सही होगा कि नहीं, मतलब जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो होंगी कि नहीं होंगी इस सरकार के आने के बाद। इस चीज़ पे हम लोगों को बात करना चाहिए था, लेकिन हम लोग बात क्या कर रहे हैं, कौन सी सरकार बनेगी या किसकी पार्टी की सरकार बनने वाली है। गौतम शर्मा, ये बदला हुआ नाम यहाँ पे बताया गया है इस आर्टिकल में। हाल ही में मुझसे बातचीत के, यानी कि जो लेखक है उसे यहाँ पे वो बातचीत करते हैं। 20 साल का यह मृदुभाषी युवक एक टैक्सी कंपनी में गाड़ी चलाता है। 20 साल का लड़का है और टैक्सी कंपनी में गाड़ी चला रहा है, तो समझ लीजिए किन परिस्थितियों में। 20 साल का युवा ठीक से ग्रेजुएट भी नहीं हो पाता है, 20-21 साल लगता है। तो ये ग्रेजुएट होते होते क्या कर रहा है, रोजगार में चला गया है और रोजगार में चला जाने के बाद अपना जो भी फैमिली है उसको चला रहा है। कहता है मैंने बीटेक की डिग्री हासिल की लेकिन कॉलेज प्लेसमेंट में सफल नहीं हो सका। हर कोई सफल नहीं होता। आगे आपको डाटा भी दिया जाएगा कि आईआईटी करने के बाद भी 5 में से 3 ही लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, 2 लोग जो हैं वो उनका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं बेरोजगारों के भीड़ में शामिल हो रहे हैं और उनको दूसरा कोई जगह नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे बताता है मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हुआ, मेरे दोस्त के पिता ने मुझे एक अच्छी खासी फॉर्म में नौकरी दिलाने में मदद की, तनख्वाह से किराया और कुछ बुनियादी मासिक खर्चे ही निकल पाते थे। मतलब जहाँ उनके दोस्त के पिता नौकरी दिलाए, उस नौकरी में जो वेतन मिलता था, प्राइवेट वाले लोग इसीलिए तो आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, पैसा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है पैसा इतना ही मिलता था जिससे उसकी बस दिनचर्या चल रही थी, बचत का कोई गुंजाइश नहीं था। अब मैं कार चलाकर लगभग 40,000 प्रति माह कमा लेता हूं, जो मेरी पहले की कमाई से ज़्यादा है। तो एक व्यक्ति जो बीटेक किया हुआ है वो अभी कार चला रहा है। कार चलाना कोई बुरी बात नहीं है या कोई छोटा काम नहीं है, लेकिन एक बीटेक धारी, एक योग्य व्यक्ति जो हम कहते हैं वो जो है विद्यार्थी भारत देश का एक संसाधन है। और वो जो संसाधन है उसका सही तरीके से अगर हम यूज नहीं करेंगे तो वही चीज़ है ना कि सोना को अगर आप क्या कीजिए, अगर या हीरा है या सोना है, कोई भी चीज़ है, कीमती चीज़ है, तो उसको फेंक दीजिएगा तो उसका कहाँ यूज होगा, उसको सही स्थान मिलेगा तभी उसका क्या होगा, यूज होगा। तो वो एक बीटेक धारी है, अगर उसको कहीं पे जगह मिल जाता तो जो कैब चला रहा है उसके जगह कोई दूसरा चलाता जो बीटेक नहीं किया है या जो उस लेवल का है, हम कह सकते हैं जो 10वीं पास है या जो मान के चलिए बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो भी चला सकता था अगर इन एजुकेटेड लोगों को कहीं और अच्छी जगह जॉब मिल जाता तो जो अनएजुकेटेड है उन लोगों को भी तो काम मिल जाता। तो इस तरह से यहाँ पे ये मारामारी है। कहने का मतलब है जिस लेवल का, जिस स्तर का उसको काम मिलना चाहिए उस स्तर का उसको काम नहीं मिल रहा है। आज भारत अपने सबसे बड़े संकटों में से एक का सामना कर रहा है, शिक्षितों का बेरोजगारी। शिक्षित लोग बेरोजगार हैं। 2018 में राजस्थान में भृत्य के 18 पदों के लिए 12,000 से ज़्यादा लोगों ने साक्षात्कार दिया। मतलब 4th ग्रेड जो है उसमें केवल 18 पद थे। सफाई कर्मी चपरासी के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, उसमें 18 पद थे और 12,000 लोग जो है इंटरव्यू वहाँ पे दे रहे हैं। राजस्थान का ये घटना बताया गया है। उम्मीदवारों में से जो इंटरव्यू देने गए उस चपरासी के लिए, वो इंजीनियर थे, वकील थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी शामिल थे। ये हमारे देश की हकीकत है, लेकिन इस पर बात नहीं हो रहा है और यही चीज़ लेखक हम लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। 2024 में हरियाणा में संविदा सफाई कर्मचारी के रूप में नौकरी के लिए 40,000 से ज़्यादा स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों ने आवेदन किया। एक और शाह हकीकत है हरियाणा का, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मात्र यहाँ पे सफाई कर्मी का काम था, सफाई, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट का, ऐसा नहीं कि ये पूरी फुल्ली गवर्नमेंट जॉब था, संविदा था, कॉन्ट्रैक्ट सफाई कर्मचारी था। उसमें भी 40,000 लोग क्या करते हैं, आवेदन करते हैं। और ये कोई 10वीं पास लोग आवेदन नहीं कर रहे हैं, ये स्नातक और स्नातकोत्तर जो है वो कर रहे हैं। बीए और ग्रेजुएट किए हुए लोग जो है, पीजी किए हुए लोग जो है इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं और वो नौकरी पाना चाह रहे हैं। तो बेरोजगारी का क्या स्थिति है? पैसा कमाने के लिए लोग जो है कुछ भी काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कहीं से भी उनको 2-4 पैसा आ
आ जाए तो अपना जीवन को चला सके, यही वो लोग चाह रहे हैं। एक छात्र भारत के किसी शीर्ष कॉलेज, सरकारी कॉलेज में 4 साल बिताता है, डिग्री के लिए लगभग 10 लाख रुपया चुकाता है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। तो अब समझिए कोई भी डिग्री लेने के लिए 4 साल का तो अभी ग्रेजुएशन भी कर दिया गया है, अगर आप बीटेक वगैरह भी करते हैं तो 4 साल आपको देना पड़ता है अपना जीवन का, और पैसा जो है वो आपका लाखों रखता है। 10 लाख रुपया यहाँ पे दिया गया है, लेकिन इससे ज़्यादा भी लगते हैं। लाखों रुपया पैसा आप झोंक देते हैं और उसके बाद अगर आपका प्लेसमेंट नहीं होता है तो जो पैसा आप वहाँ पे लगाए हैं वो पैसा तो आपको मिल भी नहीं रहा है, और दूसरा आप बेरोजगार के कैटेगरी में आ गए हैं। आगे का जीवन आपका कैसे चलेगा ये आपको भी नहीं पता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये भी डाटा दिया गया है, IIT से स्नातक करने वाले हर 5 में से 2 छात्रों को प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। हम तो ये मान के चलते हैं ना कि IIT में पढ़ने वाले लोग बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन उन लोगों में से भी डाटा दिया गया है कि 5 में से 2 लोग जो है उनको प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, और वो लोग जो है मार्केट में जा रहे हैं और उनको सही जगह नहीं मिल रहा है, या जिस स्तर का उसको काम मिलना चाहिए उस स्तर का काम नहीं मिल रहा है। यह पैटर्न केवल IIT में नहीं बल्कि NIT, IIT जो है उसमें देखने को मिल रहा है, और अन्य शीर्ष संस्थानों में दिखाई दे रहा है। सरकार ने अपने आंकड़ों के अनुसार पिछले साल 10 में से 1 से ज़्यादा स्नातक और स्नातकोत्तर बेरोजगार थे। तो सरकार खुद बताती है कि जो भी BA और ग्रेजुएशन जो PG किए हुए हैं उनमें से 10 में से 1 जो पुरुष है वो क्या है, बेरोजगार है। महिलाओं में बताया जा रहा है 5 में से 1 इस तरह का स्थिति देखने को मिल रहा है। हर 5 में से 1 महिला स्नातक और स्नातकोत्तर के पास कोई नौकरी नहीं है। मतलब महिला जो है वो इतना मुश्किल से पढ़ रही है लेकिन फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल रहा। हर साल 70 से 80 लाख युवा वर्कफोर्स में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब हर साल यहाँ पे 70 से 80 लाख ग्रेजुएट जो है, या एक तरह से कह सकते हैं बेरोजगारों की श्रेणी में ये भीड़ जो है, वर्कफोर्स जो है वो जुड़ती जा रही है। तो समझ रहे हैं, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे झारखंड में कि एक ही वैकेंसी जो है वो 10 साल तक खींचा जा रहा है, तो हर साल 70 से 80 जो है लाख बेरोजगार वहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो अगर उसको 4 बार 3 बार भी फॉर्म भरवाया जाता है, चलो इस फॉर्म को कैंसिल करते हैं, नया से फॉर्म भरवाते हैं, तो समझ लीजिए हर साल 70-80 लाख अगर वर्कफोर्स आ रहा है, तो झारखंड में अगर हम बात करें तो 1 लाख भी अगर आता है तो उस फॉर्म को 1 लाख लोग ज़्यादा पिछले साल की तुलना में क्या करेंगे, भरेंगे। तो ये इतना गंभीर समस्या है, लेकिन फिर वही बात है कि यहाँ हम लोग इन सब मुद्दों को सुनना ही नहीं चाहते हैं या इग्नोर कर देते हैं, है ना, बात ही नहीं करना चाहता है कोई। लेकिन स्नातकों और स्नातकोत्तर के लिए उचित वेतन वाली अच्छी नौकरियां कहाँ हैं। हालांकि कॉर्पोरेट मुनाफा 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, फिर भी कंपनियां नौकरियों से कटौती कर रही है। कॉर्पोरेट जो है, प्राइवेट कंपनी जो है अच्छी मुनाफा कर रही है पिछले 15 सालों में, लेकिन फिर भी वो जो है कर्मचारियों का छटनी कर रही है। और वही चीज़ आपको शुरुआत में भी हम बताए हैं, देश के 3 प्रमुख IT कंपनी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 में लगभग 64,000 नौकरियों की छटनी की गई। 4 सबसे बड़ी कंपनियों में से नेट व्हाइट कॉलर रोजगार की वृद्धि दर 2023 में 5 साल पहले की तुलना में लगभग आधी रही। मतलब 2019 में हम कह सकते हैं, सॉरी 18 में जितना वृद्धि हुआ था उतना 23 में उससे आधा रह गया है। एक हायरिंग प्लेटफॉर्म ने हाल ही में बताया कि हर 5 में से 4 इंजीनियर स्नातकों और लगभग आधे बिजनेस स्कूल स्नातकों को इंटर्नशिप का प्रस्ताव ही नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लक्ष्य भारत की शीर्ष 500 फर्मों में से 1 करोड़ इंटर्नशिप प्रदान करना था। हकीकत क्या है, आवेदन करने वालों में से 5% से कम को इंटर्नशिप मिल रही है। सरकार का अनुमान है बेरोजगारी दर 4 से 6% है। इससे भी अधिक चिंताजनक यह बात है कि यह कुल बेरोजगार में से 2/3 से जो है लोग शिक्षित हैं। मतलब जो बेरोजगार है 4 से 6%, उसमें 2/3 लोग जो हैं वो शिक्षित बेरोजगार हैं, यानी पढ़ लिख के भी उनको काम नहीं मिल रहा है। और इस डाटा पे भी सवाल उठा है। हाल ही में रॉयटर्स ने दुनिया के 50 शीर्ष स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों का सर्वेक्षण किया, जिनमें से 70% ने कहा कि भारत की बेरोजगारी दर गलत बताई जा रही है। तो रॉयटर्स के अनुसार यहाँ पे जो उनका विश्लेषण है और उनके जो अर्थशास्त्री हैं जिनसे भी वो राय मशवरा लिए, उनमें से 70% लोग बोल रहे हैं कि ये जो डाटा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा वो भी गलत है। अगर सही डाटा मिले तो ये और भी भयावह है। तो ठीक है, आप कह सकते हैं विश्व के दूसरे लोग जो हैं वो भारत को इस तरह से बदनाम करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन आप अपने आसपास का भी स्थिति देखिएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। क्योंकि सप्ताह में अगर आप 1 घंटा भी काम करते हैं तो सरकार आपको मानती है कि आप रोजगार कर रहे हैं। वही चीज़ आगे लिखा भी हुआ है। यहाँ पे कहता है कि PLFS द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों में तो प्रति सप्ताह 1 घंटा भी काम करने को रोजगार माना जाता है। तो एक सप्ताह में अगर 1 घंटा भी अगर काम कर लिए तो आप रोजगार में हैं ऐसा माना जाता है, आप बेरोजगार नहीं है ऐसा कहा जाता है। तो एक दिन में अगर 1 घंटा आप काम कीजिएगा तो अपना पेट नहीं भर पाइएगा, सप्ताह को तो बात ही छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 2020 में एक इंजीनियर का औसत वार्षिक वेतन 33,000 रुपया प्रति माह था। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से पता चलता है कि वेतनभोगी पुरुषों का वास्तविक वेतन
जो है वो 395 और आर्थिक सर्वेक्षण कोई दूसरा नहीं निकालता है, सरकार ही निकालती है और वही बता रही है कि यहाँ पे पुरुषों का वास्तविक वेतन जो है वो मात्र 395। और आप जान रहे हो आस पास में आप देखिए एक मजदूर जो है उसको भी 500 रुपया का क्या मिलता है, वेतन मिलता है। अरे ये औसत है, हो सकता है किसी के ज़्यादा होगा, कम होगा, ठीक है औसत है, लेकिन कम तो है। 395 बहुत कम होता है महिलाओं के लिए, ये 295 ही है, मतलब 100 रुपया कम है प्रतिदिन था। हाल में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 12,000 से अधिक निजी क्षेत्र के कर्मचारी और 14,000 से अधिक बेरोजगार व्यक्ति ने आत्महत्या की है। इस संदर्भ में नीरज घायवान की फिल्म होम बाउंड जरूर देखें, यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं लेखक, कह रहे हैं होम बाउंड जो पिक्चर आया अभी ट्रेलर आप उसका देख सकते हैं, मूवी आया है, ये सच्ची आधारित पे घटना सच्ची आधारित पे ये मूवी बनाई गई है और ऑस्कर के लिए इसको भेजा भी गया है भारत की ओर से। तो इस अगर टाइम मिले तो आलतू फालतू मूवी देखने से अच्छा इस सब मूवी को देखिएगा, तो आपको अपने समाज के बारे में पता चलेगा कि बेरोजगारी की स्थिति क्या है, पलायन की स्थिति क्या है, उसको यहाँ पे इस मूवी में बताया गया है होम बाउंड में। यह उत्तर भारत के एक गाँव के 2 लड़कों की सच्ची कहानी पर आधारित है जो नौकरी और सम्मान की तलाश में हैं। तो अगर मौका मिलेगा, वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ट्रेलर जाके देखिए, कभी मौका मिले तो ये सब मूवी आप देखिएगा। ऑस्कर के लिए भी गया, हो सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो ऑस्कर में भी ये मूवी जरूर जाएगा और कुछ ना कुछ इसको पुरस्कार मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।